हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जांगीड़ में। हम 11th केमिस्ट्री और नीट केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, अपचयोपचय या रेडॉक्स रिएक्शन। आज हम इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेने वाले हैं और आज इसमें हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाएं एवं इलेक्ट्रोड प्रक्रम। रेडॉक्स अभिक्रियाएं एवं इलेक्ट्रोड प्रक्रम। यह हम देखेंगे कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन जब दोनों साथ साथ होता है तो रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोड प्रक्रम में कुछ रिलेशन है क्या। देखो, जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयनों के विलयन में डुबोया जाता है तो वहां एक रेडॉक्स युग्म बनता है और साम्य स्थापित हो जाता है। सपोज करो मेरे पास एक मेटल है और मेटल आयन पर चार्ज है N+। ये मेटल आयन N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कन्वर्ट हो जाता है मेटल सॉलिड में। तो यहां पर धातु आयन और धातु के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। यहां रेडॉक्स युग्म कैसे बना, क्योंकि एक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे का क्या हो रहा है, अपचयन। एक अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ऐसे ही सपोज करो जिंक +2 आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये कन्वर्ट हो जाता है जिंक मेटल में सॉलिड में। यहां भी रेडॉक्स युग्म बन रहा है, जिंक आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जिंक धातु दे रहा है तो जिंक धातु पुनः 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक +2 में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे ही यदि मैं बात करूं कॉपर +2 की तो ये कॉपर +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका विपरीत भी संभव है, कॉपर मेटल 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर +2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पर धातु और धातु आयन के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है और यहां क्या बनता है, एक रेडॉक्स युग्म बनता है, रेडॉक्स प्रक्रम बनता है। एक का अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे का क्या हो रहा है, अपचयन। यदि धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु में कन्वर्ट हो रही है तो अपचयन, और धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धातु आयन में कन्वर्ट हो रही है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है विद्युत रासायनिक सेल। ट्वेल्थ केमिस्ट्री में पूरा का पूरा एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, उसमें भी ये एज इट इज आपके दिया हुआ है, या इसको हम क्या नाम देते हैं, गैल्वेनिक सेल। सबसे पहले क्वेश्चन आता है ये विद्युत रासायनिक सेल होता क्या है। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। तो देखो ये जो विद्युत रासायनिक सेल है ये क्या करेगा, यह विद्युत ऊर्जा को यह रासायनिक ऊर्जा को, उल्टा हो गया मामला, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है और केमिकल रिएक्शंस की वजह से विद्युत एनर्जी डेवलप होती है। अब देखो जो ये गैल्वेनिक सेल है, इसके अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे शुष्क या ड्राई सेल, मरकरी सेल, सीसा संचयक सेल, निकल कैडमियम सेल। विद्युत रासायनिक जो सेल है, जैसे हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं गैल्वेनिक सेल, इसमें 3 पार्ट होते हैं, ए बी सी। ए फॉर एनोड, बी फॉर ब्रिज यानी लवण सेतु, सी फॉर कैथोड। गैल्वेनिक सेल में जो एनोड है
ये जिंक धातु का होता है। लवण सेतु के लिए हम पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट जैसे लवण को अगार अगार जेल में मिलाकर पेस्ट बना लेते हैं और इसको यू आकार की कांच की नली में भर देते हैं। अपने लवण सेतु तैयार हो जाता है। कैथोड होता है कॉपर धातु का। यहाँ पर जो विद्युत रासायनिक सेल है इसमें जो एनोड है ये ऋणावेशित होता है और कैथोड जो है वो धनावेशित होता है। अब देखो इसको समझने के लिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। जब डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम भी ऐसे बनाना है, ए बी सी। तो देखो यहां पर ये हमने ले लिया जिंक का एनोड, ये हमने ले लिया कॉपर का कैथोड, इनको हमने लवण सेतु से जोड़ दिया यू आकार की कांच की नली में पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट और इसके साथ क्या भरा होता है अगार अगार जेल। ये विलीन में डूबा है। धातु की छड़ उसी के आयनों के विलीन में डूबी रहती है। फिर हमने इन दोनों को तार की सहायता से कुंजी से जोड़ दिया। फिर हमने यहाँ लगा दिया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा को बताता है। इस कांच की नली जो होती है इसका आगे रुई की डाट लगा देते हैं। ओके, अब है क्या है इसकी बात कर रहे हैं। ये है एनोड, ऋणावेशित है, किसका है जिंक का। ये किसका विलयन है जिंक सल्फेट का जलीय विलयन। ये क्या है, ये है लवण सेतु। ये है कैथोड, धनावेशित होता है, किसका है कॉपर धातु का। ये किसके विलयन में डूबा है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। अब जैसे ही हम स्विच यानी कुंजी को ऑन करते हैं अंदर रिएक्शंस होती है। रिएक्शन से क्या होगी देखो इसकी बात कर रहे हैं। तो रिएक्शन जब होगी तो एनोड जो ऋणावेशित है इस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनों का त्यागना। तो जो जिंक धातु है जो इनर्ट का कार्य कर रही है ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक +2 विलयन में चला जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है 2। दूसरी रिएक्शन जो है वो होती है कैथोड पर। कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। तो देखो एनोड पर जिंक धातु जिंक +2 में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन कैथोड पर क्या है कॉपर सल्फेट में जो कॉपर +2 आयन है ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे। तो कॉपर +2 आयन जो जलीय विलयन में है ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और कॉपर धातु में अपचित हो जाएंगे। ये रिएक्शन एनोड पर हो रही है इसीलिए इसको हम बोलते हैं एनोड अर्ध विक्रिया। ये कैथोड पर हो रही है इसीलिए इसको हम बोलते हैं कैथोड अर्ध विक्रिया। एनोड पर क्योंकि ऑक्सीकरण होता है इसीलिए इसको हम ऑक्सीकरण अर्ध विक्रिया और इसको अपचयन अर्ध विक्रिया भी कहते हैं। जब दोनों को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 आयन एक्वस फॉर्म में है। ये कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 जलीय और साथ में कॉपर धातु। इसको हम क्या बोलेंगे संपूर्ण सेल अभिक्रिया। तो यहां पर हमने क्या कहा कि जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं एनोड पर ऑक्सीकरण होता है यानी इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। कैथोड पर अपचयन होता है यानी वहां पर इलेक्ट्रॉन का उपयोग हो रहा है। तो यहां पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है एनोड यानी जिंक से कैथोड की ओर। कैथोड किसका है कॉपर।
तो धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होगा, तो धारा किस तरफ बहेगी, धारा का प्रवाह होगा कैथोड यानी कॉपर से एनोड, एनोड किसका है, जिंक का। तो गैल्वेनोमीटर जो है इसमें विक्षेप इस तरफ आ जाएगा, यानी धारा कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, कॉपर से जिंक की ओर, और इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड यानी जिंक से कॉपर की ओर जा रहा है। ये जो सेल है इसका विद्युत वाहक बल 1.10 वोल्ट होता है। यदि हम बाह्य विभव लगाकर बाह्य विभव को 1.10 वोल्ट से अधिक कर दें तो ये सेल विद्युत अपघटनी सेल में परिवर्तित हो जाता है। अब यहां पर बात आती है ये लवण सेतु क्या काम करता है। लवण सेतु बनाने के लिए हम पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट लवण को अगार अगार जेल के साथ मिलाकर पेस्ट बना लेते हैं और इस पेस्ट को यू आकार की कांच की नली में भर लेते हैं और इसके आगे रुई की डाट लगा देते हैं। कार्य क्या है, लवण सेतु नंबर 1 कार्य करता है, ये आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है, अर्थात दोनों तरफ के वैद्युत अपघट्य के विलयनों को विद्युत उदासीन बनाए रखता है। सेकंड कार्य क्या है, ये दोनों तरफ के वैद्युत अपघट्य के विलयनों को परस्पर मिलने से रोकता है और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए माध्यम का कार्य करता है। अब देखो लवण सेतु का जो मुख्य कार्य है वो है दोनों तरफ के वैद्युत अपघट्यों के विलयनों को विद्युत उदासीन बनाए रखना। अब इसमें क्या होगा, मान लो हम काम ले रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड, तो जिंक पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं, धनावेश आ रहा है, तो यहां पर कौन जाएगा, K+ और वहां पर चार्ज को बैलेंस कर देगा। कैथोड पर यानी कॉपर पर इलेक्ट्रॉनों का यूज हो रहा है, वहां ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है। सॉरी देखो थोड़ा ध्यान देंगे, KCl है, इसमें K+ और Cl-। यहां पर क्या हो रहा है, एनोड पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं, धनावेश आ रहा है, तो यहां कौन जाएगा, क्लोराइड आयन धनावेश को उदासीन कर देगा। कैथोड यानी कॉपर पर इलेक्ट्रॉन का उपयोग हो रहा है, वहां ऋणावेश आ रहा है, तो वहां पोटेशियम आयन जाकर ऋणावेश को उदासीन कर देंगे। तो लवण सेतु का मुख्य कार्य यह है, ये आंतरिक परिपथ को पूरा करता है, दोनों तरफ के विद्युत अपघट्यों के विलयनों को मिलने से रोकता है और दोनों तरफ के विद्युत अपघट्यों के विलयनों को विद्युत उदासीन बनाए रखता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव की, ये क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव को पढ़ाने से पहले मैं एक बार आपको गैल्वेनिक सेल की रिकॉल करवा लेता हूं। गैल्वेनिक सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें जिंक धातु का एनोड होता है जो जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा होता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर धातु का कैथोड डूबा होता है, यानी कैथोड कॉपर का होता है जो कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा रहता है। लवण सेतु के लिए पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट जैसे लवणों को अगार अगार जेल में मिलाकर पेस्ट तैयार कर लिया जाता है, जिसे यू आकार की नली में भर लेते हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपचयन होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एनोड यानी जिंक से कैथोड यानी कॉपर की ओर होता है और धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है यानी कॉपर से जिंक की ओर होता है। अब देखो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयनों के विलयन में डुबाया जाता है, जैसे मान लो ये एम कोई धातु है, ये एम धातु का इलेक्ट्रोड है, छड़ के हैं इलेक्ट्रोड के सेम चीज है, इसको हम डुबो रहे हैं इसी के आयनों के विलयन में। कहने का मतलब है कि ये जिस विलयन में डूबी है ये किसका विलयन है, M+N आयनों का जलीय विलयन। जैसे यदि ये जिंक धातु की छड़ है तो जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी है, कॉपर की है तो कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी है, अगर ये सिल्वर की है तो सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर क्लोराइड के विलयन में डूबी है। अब देखो क्या होता है, यदि हम किसी धातु की छड़ को उसी के आयनों के विलयन में डुबोए तो यहां 3 काम हो सकते हैं। पहला, धातु की छड़ ऑक्सीकृत हो जाए,
धातु की छड़ जब ऑक्सीकृत होगी, यानी जो m सॉलिड है, जब ये ऑक्सीकृत होगी तो क्या करेगी, n इलेक्ट्रॉन देगी और mn में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कितने इलेक्ट्रॉन देगी, n। तो जब धातु की छड़ ऑक्सीकृत हो रही है, इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो धातु की छड़ पर क्या आएगा, प्लस, और धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो आयनों पर क्या आएगा, माइनस। दूसरा क्या है कि धातु की छड़ और आयन जब कांटेक्ट में आए तो धातु की छड़ अपचयित हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो यहां क्या होगा, जो धातु की छड़ है जिस पर मान लो, या इसको हम यूं कह सकते हैं कि धातु आयन, अगर किसी को ये लगता है कि ये तो एन ही है, तो एन धातु आयन जो है वो एन संख्या में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेंगे, मेटल। अगर किसी को दिक्कत है कि धातु की छड़, ये तो कैसा, ये तो क्या है, ये तो छड़ है, तो ये n प्लस के रूप में कैसे, तो संभावना तो है। या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि धातु आयनों में ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति है और धातु आयन में अपचयित होने की प्रवृत्ति, सेम चीज है। तो क्या हो रहा है, जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, अपचयन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं। और तीसरा काम क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और कोई रिएक्शन नहीं हो। देखो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं या ऐसे, धातु आयन में या धातु आयन अपचयित हो जाए। धातु आयन जब अपचयित होंगे तो ये जो धातु आयन घुले हुए हैं n प्लस जलीय विलयन में, ये n संख्या में इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेंगे, धातु। और दूसरा क्या है, धातु आयन क्या हो जाए, ऑक्सीकृत। जब धातु आयन ऑक्सीकृत होंगे तो जो m मेटल है ये क्या दे देगी, n प्लस इलेक्ट्रॉन, और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, Mn में, Mn प्लस में। और तीसरा क्या हो सकता है कि ये एक दूसरे के जब कांटेक्ट में आए तो कोई रिएक्शन नहीं। तो हमने क्या देखा, जब किसी धातु की छड़ को, धातु इलेक्ट्रॉन को उसी के आयनों के विलयन में डुबोया जाए तो धातु की छड़ जब ऑक्सीकृत होगी तो धातु की छड़ पर प्लस और विलयन पर माइनस, क्योंकि विलयन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और दूसरा क्या है कि जब धातु की छड़ अपचयित हो जाए तो धातु की छड़ जब अपचयित होगी इस पर क्या आएगा, माइनस, और विलयन पर क्या आएगा, प्लस। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब धातु की छड़ पर प्लस आ रहा है तो विलयन पर माइनस, और धातु की छड़ पर जब माइनस आ रहा है तो विलयन पर क्या आ रहा है, प्लस। यानी धातु की छड़ और उसके विलयन के मध्य आवेश का पृथक्करण होता है, और आवेश के पृथक्करण के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है, और यही विभवांतर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयनों के विलयन में डुबोया जाए तो धातु की छड़ और उसके आयनों के मध्य आवेश का पृथक्करण होता है, परिणाम स्वरूप उत्पन्न विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यदि हम इलेक्ट्रोड विभव को 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एम सांद्रता, देखो कंडीशन अप्लाई कर दी है, टेम्परेचर है 298 केल्विन और जो विलयन है उसकी सांद्रता है 1 एम। तो 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एम सांद्रता वाले विलयन में डूबे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यानी यदि इलेक्ट्रोड विभव 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एम सांद्रता वाले विलयन में ज्ञात किया जाए तो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो ये तो हमने बात की इलेक्ट्रोड विभव की। अब हम एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी। छोटा सा ही है, हालांकि आप इसको 12th में डिटेल से पढ़ेंगे, और जो नीट वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्होंने पढ़ा ही होगा, बहुत यूजफुल है ये विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो मैं इतना ही इरेज करके काम ले लेता हूं, इतना ही काम आएगा अपने, क्या है अपने विद्युत रासायनिक श्रेणी। धातु एवं अधातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के घटते क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। देखो इसको मैं बना देता हूं, फिर थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे।
ये आ गया हाइड्रोजन, उसके बाद Cu I2 Hg Ag Cl2 Br2। ऐसा थोड़ा सा जगह का इशू हो गया तो नीचे से बन लेते हैं। लेके बारात का नाम मजे से आना, मन जो करे फेंक दे, कोरी निगाह सुंदरी प्यार भरे। हाइड्रोजन Cu I2 Hg Ag Br2 Cl2 Pt Au F2। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है और जो टॉप पर है उसका मानक अपचयन विभव सर्वाधिक है और जो बॉटम पर है उसका मानक अपचयन विभव सबसे कम है। तो इसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक है तो इसका अपचयन होगा और जिसका अपचयन होगा वो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीकरण। तो ये प्रबलतम ऑक्सीकारक है, यानी ये सदैव इलेक्ट्रॉन लेता है, किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। लिथियम जो है इसका हमेशा ऑक्सीकरण होगा तो ये क्या है, प्रबलतम, दूसरे का अपचयन करेगा, अपचायक। श्रेणी में जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे ऑक्सीकारक क्षमता घटेगी, अपचयक क्षमता बढ़ेगी। और यूं कहें तो दूसरा ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे डाउनसाइड आएंगे ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी लेकिन अपचयित होने की प्रवृत्ति घटेगी। ये घटेगी और ये बढ़ेगी। वह धातुएं जो इस श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है ये अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं कर सकती और जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे हैं ये अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन कर सकती है। यदि हम इस श्रेणी को केवल धातुओं के लिए लें तो वो श्रेणी हो जाएगी सक्रियता श्रेणी, जिसमें विभिन्न प्रकार की धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसको हम क्या कर लेंगे, उल्टी। तो क्या हो जाएगी, सक्रियता श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो टॉप पर है उसका मानक अपचयन विभव सर्वाधिक है, ये प्रबलतम ऑक्सीकारक है। और लिथियम का मानक अपचयन विभव सबसे कम है तो ये क्या है, प्रबलतम अपचायक। ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ती है लेकिन अपचयित होने की प्रवृत्ति घटती है। ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीकारक गुण घटता है जबकि अपचायक गुण बढ़ता है। इस श्रेणी से हम क्या बता सकते हैं, इस श्रेणी से हम ये बता सकते हैं कि वह तत्व जिनके मानक अपचयन विभव का मान, जैसे अगर हम बात करें कि कौन अम्लों से, जैसे HCl है, इससे हाइड्रोजन यानी H+ आयन को H2 में कैसे कन्वर्ट कर सकता है, यानी वे कौन से तत्व हैं जो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं, वही तत्व कर सकते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो वही तत्व अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन कर सकते हैं जिसके मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन से कम हो यानी हाइड्रोजन से नीचे हो। और वह धातु जिसके मानक अपचयन विभव का मान कम होता है वो अधिक मानक अपचयन विभव वाली धातु को उसके आयनों के विलयन से विस्थापित कर सकते हैं, यानी विस्थापन अभिक्रिया को भी हम इससे बता सकते हैं। वह धातु ऑक्साइड जिसके मानक अपचयन विभव का मान, देखो मान लो मेटल ऑक्साइड है और उसके साथ अगर हम हाइड्रोजन डालें तो ये रिएक्शन हो सकती है क्या, यानी यहाँ हाइड्रोजन का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और मेटल का क्या हो रहा है, अपचयन। तो अपचयन किसका होगा, जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होगा। तो वह धातु ऑक्साइड जिसके मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन से अधिक हो उनके धातु ऑक्साइडों को हाइड्रोजन की सहायता से धातु में अपचयित कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है और अपने विद्युत रासायनिक श्रेणी 12th केमिस्ट्री में भी है, वहां हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपने रेडॉक्स रिएक्शन, अपचय अभिक्रिया वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपकी केमिस्ट्री और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और मैं आपको नए नए वीडियोस अपलोड करके अवेलेबल करवाता रहूंगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।